आज हम एक नया डिविजनल चार्ट्स स्टडी करेंगे जो कि अपने आप में ही कमाल का है। और जो लोग रेमेडीज को बहुत लाइक करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चार्ट होने वाला है। इस चार्ट का नाम है D12 चार्ट, द्वादश मांशा चार्ट। द्वादश यानी 12। अक्सर इसको पेरेंट्स का चार्ट कहा जाता है कि ये हमारे पेरेंट्स की स्थिति को पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। पर इसका तो उपयोग बहुत ज्यादा गहरा है। एक्चुअल में ये हमारा डीएनए चार्ट है। अर्थात हम जिस अंश से हमारा निर्माण हुआ है, ये उस अंश के बारे में हमें बहुत डिटेल से हमें समझाने का कार्य करता है। जिस पर ये उस फिलॉसफी पर ज्यादा उपयोग आता है जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के द्वारा तथा अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई प्रत्येक प्रकार की धन संपत्ति, एसेट्स, कंफर्ट्स, लग्जरी, उनके इस संसार से विदा होने के बाद हमारा हक हो जाता है। उसी प्रकार से उनके द्वारा किए गए हर कर्म का भुगतान हम लोगों को करना पड़ता है। इसको फिर से मैं समझा रहा हूं। हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कार्य, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कर्म का भुगतान हम लोगों को करना पड़ता है। वो कर्म भुगतान कभी हेल्थ के ऊपर होते हैं, कभी हमारी मैरिज लाइफ के ऊपर होते हैं, कभी हमारे संतान को लेकर के चिंताओं के विषय में होते हैं, और कभी कभी हमारे काम काज यानी कि हमारे कैरियर पर भी इसका बहुत दूरगामी इम्पैक्ट आता है। इसलिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार कुछ लोग हमारे पास आने के बाद कहते हैं कि आचार्य जी, हम समझना चाहते हैं कि हम आखिर हैं क्या, हमारा पर्पज क्या है, हम इस संसार में क्यों आए। उन सब चीजों के बारे में आपको D12 चार्ट बहुत गहराई में जाकर के आपको बता सकता है। क्योंकि ये आपके माता पिता ही नहीं, अपितु पूरी लीनिएज, पूरी वंश परंपरा के बारे में बताता है। ये आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके परदादा परदादी, और उससे भी ऊपर चले जाओ, उनके सभी के बारे में आपको ज्ञान करवाता है। इसके बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। तो मैं आसान भाषा में उन प्रयोगों को लिखवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला, ये आपको बताता है कि आपका गोत्र क्या है, आपकी वास्तविक कास्ट क्या है, अर्थात आप आंतरिक रूप से क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा सनातन धर्म में 4 वर्ग है या 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप अंदर से क्या है, इसके बारे में ज्ञान D12 चार्ट करा। जैसे अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको क्षत्रिय से संबंधित काम करना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं
तो आपको ब्राह्मण का काम करना चाहिए। ये चार्ट ये नहीं बताता कि इस जन्म में आप कौन सी कास्ट में पैदा हुए, कौन सी सब कास्ट में पैदा हुए, अपितु ये उस वर्ण व्यवस्था को बता रहा है कि आपका डीएनए, आपके डीएनए में कौन सा वर्ण है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को समझ पाते हैं। आप देखते हैं कि कई बार कोई बनिया जाति में पैदा हुआ है, पर उसका है वो बहुत आध्यात्मिक है, वो बहुत ज्योतिष को बहुत मानता है, वो ज्योतिष के विद्वानों की बहुत सेवा करता है। आखिर वो ऐसा क्यों है? और कोई देखते हैं कि वो बनिया कुल में पैदा हुआ है, पर बात बात पे लड़ाई कर लेता है, बात बात पे झगड़ा कर लेता है, मार पिटाइयां कर लेता है। अब सारे कहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, हमारे जाति के लोग तो ऐसा नहीं करते। अर्थात अपनी जाति से भिन्न होकर के जब आदमी व्यवहार करता है, तो कभी कभी वो समझ नहीं पाता अपने आप को, उसके आसपास वाले नहीं समझ पाते उस व्यक्ति को। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए और बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, सारे हैरान हो जाते हैं। तो ये बात भी आपको D12 चार्ट से पता चल। ये टेक्निक बहुत ही आसान। आप सभी लोग अपने कुंडली निकाल लो और अपनी कुंडली का D12 चार्ट अपने सामने रख लो। द्वादश चार्ट, इसे सूर्यमांशा चार्ट भी कहते हैं, ताकि आप उन सूत्रों को लगा लगा करके देख सके। नियम कहता है जो इसका कुंडली का 12वां भाव है, अब जो मैं बात करूंगा वो मैं D12 चार्ट के हवाले से ही करूंगा, है ना। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि D12 चार्ट है, तो D12 चार्ट का ही हाउस में बात कर रहा हूं। तो कुंडली का 12वां भाव आपकी लीनिएज को बताएगा, यानी आपके गोत्र को बताएगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे इसके को बारे में? आपने देखना है कि इस 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और जिसका नहीं बैठा उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको ये देखना है उसका राशि का स्वामी, अर्थात 12वें भाव में कौन सी राशि फॉल कर रही है, वो राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, ये उसी से पता लग जाएगा। परंतु सबसे पहले ट्राई क्या करेंगे, यही देखना है कि कौन सा ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, तो हमें पता लगेगा। अब इस चार्ट के अनुसार उन ग्रहों के नाम लिख लो कि कौन सा ग्रह किस जाति का है। पर ये ध्यान रखना ये केवल D12 चार्ट में ये जातियां एप्लीकेबल होंगी, कहीं और मत लगा लेना, D1 में मत लगाना। कहीं मुझे कहो फिर ये क्या हो गया गुरुजी। सूर्य, मंगल और चंद्र, ये तीन ग्रह, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये तीन ग्रह क्षत्रिय हैं, है ना। हैरानी करने वाली बात है कि सबको हैरानी हो रही है चंद्रमा कैसे आ गया। जी हाँ, सूरज, मंगल और चंद्रमा क्षत्रिय है। गुरु और शुक्र ब्राह्मण है। अब सभी को शुक्र के ऊपर डाउट हो रहा है ये कैसे? जी हाँ, वो ब्राह्मण है। गुरु और शुक्र ब्राह्मण है। बुध ग्रह वैश्य है, बनिया है वो, यानी व्यापारी है। और शनि जो है शूद्र है। अब यहाँ पर शूद्र का तात्पर्य छोटी जाति से नहीं, कहीं अपने को ये नहीं समझना। इसका शूद्र का मतलब है सेवा कार्य, सर्विसेज, जैसे कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग या प्राइवेट सेक्टर में जिनका पूरा टारगेट ही है कि मुझे तो पूरी लाइफ नौकरी ही करनी है, और बेशक मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं पर करूंगा मैं जॉब। जॉब एंड सर्विसेज
वो शूद्र के अंडर में आएंगी। बुध वैश्य, व्यापार से संबंध रखता है। ब्राह्मण नॉलेज, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लर्निंग एंड टीचिंग। इसका संबंध गुरु और शुक्र से है। और जितने भी रिस्क टेकिंग काम है, जितने कमीशन से रिलेटेड काम है, जितने भी फाइटिंग वाले काम है, जितने भी हार्ड वर्किंग काम है जो टफ है, देखने में बड़े टफ है, कहते हैं हार्ड हार्टेड चाहिए इनके लिए, वो सब कार्य क्षत्रिय के उसमें आएंगे, जिसके लिए सूरज, मंगल और चंद्र ग्रह जिम्मेवार होंगे। अर्थात ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज हमें समझा रहे हैं कि बेटा कौन सी गली में घुस गया, अपन तो इस गली के आदमी है ना, अपने सही लाइन पे आ। तो इसमें कई बार हमें बड़ा डाउट होता है कि भाई साहब अपन कर क्या रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम फलाना नहीं हो रहे हैं। तो बड़ा हमें असमंजस की स्थिति लगती है। ये D12 चार्ट, अगर आप D12 चार्ट के एक एक सूत्रों पर रिसर्च करो तो आप हैरान हो जाओगे। जैसे एक इंसान का पोस्टमार्टम होता है ना, ये आपके पूर्वजों का पोस्टमार्टम है। अक्सर हमें पूर्वजों के बारे में सबसे कम नॉलेज होती है, सबसे कम जानकारी होती है। हम लोग अपने माँ बाप को जानते हैं, हम अपने दादा दादी को जानते हैं, बस इससे ज्यादा हमें कई बार नहीं पता हो। बहुत कम लोग लकी होते हैं जो परदादा परदादी को देखते हैं, इतने भाग्यशाली लोग नहीं हो पाते हैं। और उससे आगे वालों को तो कभी कभी नाम भी नहीं सुने होते हैं। पर आप कभी कभी ये सुनते होंगे कि हमारे तो सभी लोग परिवार में, हम तो गरीब परिवार से आए, हमारे तो बुजुर्ग भी बेचारे सारे गरीब। या कहते हैं अरे हमारे तो सारे बुजुर्ग बेचारे खेती बाड़ी वाले मजदूर मेहनत करने वाले लोग थे। और आप देखते हैं उनमें से कोई बच्चा ऐसा होता है जो टैलेंटेड होता है, पर उसको अपना टैलेंट का पूरा असर नहीं मिल रहा हो। जैसे कि एक ब्राह्मण कुल में बच्चा पैदा हो जाए और वो गलती से बिजनेस में घुस जाए, वो बच्चा कहे मैंने अचीव तो किया, पर यार मजा नहीं आ रहा, मेरे साथ वाले ज्यादा अचीवमेंट कर गए, मैं इनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे परिणाम नहीं मिलते। अक्सर आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान को अपने डीएनए से लड़ना पड़ता है। ये वो ही डीएनए का चार्ट है, D12 चार्ट। ये समझ लो, हमारी लड़ाई भी सही है। इससे लड़ने का मतलब, जो उधर से दे दिया गया है वो हमारे अंदर का इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है। अब जो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है उससे कैसे लड़ा जाए? तो डीएनए से फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है लाइफ में। आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म, उनके द्वारा की गई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उनके द्वारा लिए गए कर्जे, उनके द्वारा जो लोगों को सताया गया है, उनके द्वारा जो गलत कर्म किए गए हैं, वो सारा लेखा जोखा कुछ कुछ अंश में, कुछ कुछ अंशों में हमारे ऊपर आ जाता है। और जब मैं इसकी कुंडली कराऊंगा आप हैरान हो जाओगे, हमारा जीवन साथी उन्हीं के आशीर्वाद से आता है। सप्तम भाव में कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ ये कह दिया गया आपका जीवन साथी, और छोड़ दिया। बाकी सब भाव में आपके माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, बट 7th हाउस यूर पार्टनर ओनली, यूर आपका जीवन साथी। कि ये जो हमारी जो गोत्र परंपरा की बात है, ये आपकी कास्ट को बताने का हम प्रयास नहीं कर रहे। ये हाँ, इसका उपयोगिता है आपके कामों में। ये वो चार्ट है जो चार्ट आपको बताता है जब आपको कभी D1 चार्ट में, D9 चार्ट में भी प्रॉब्लम ना समझ में आए, आपका कोई रूट कोज समझ में ना आए,
तो सीधा D12 चार्ट में चले जाओ। D12 चार्ट का रूट कोज मैं समझा दूं। आपके माँ बाप की आपस में नहीं बनी, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं थी। अब आपकी अपनी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। अब पता करता है यार आपकी अपनी बहन की शादी हुई, उसकी भी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। हमारे सामने आते हैं, बोले जी हमारे परिवार में हो क्या रहा है, किसी की मैरिज लाइफ अच्छी ही नहीं है। हमारे लड़के की शादी करते हैं तो मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, लड़की की मैरिज लाइफ, लड़की की शादी करते हैं उसकी भी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं। और ये सेम रिपीट हो रहा है। हमारे दादा की तो दो दो शादी हुई थी। हाँ जी, हमारे परदादा की शादी जल्दी सी नहीं चली थी। ये क्या हो रहा है? ऐसी प्रॉब्लम्स D12 चार्ट बताता है। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, स्पेसिफिक रोग आपके पूरी परिवार की हिस्ट्री बन जाता है। और इसे मेडिकल साइंस भी मानते हैं, कहते हैं ना हेरिडिटी प्रॉब्लम है। डॉक्टर जाते ही जब आपको फर्स्ट टाइम शुगर होती है जल्दी एज में, तो डॉक्टर पूछता है अच्छा आपके फादर को, मदर को, किसी को कोई फैमिली हिस्ट्री है? ये D12 चार्ट आपकी फैमिली हिस्ट्री है। आपको शुगर की प्रॉब्लम अर्ली एज में होगी कि नहीं होगी, D12 चार्ट बता देगा। आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, D12 चार्ट बता देगा। जितनी भी हेरिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ये सारी बीमारियां D12 चार्ट से समझ में आ जाएंगी। पर इसके लिए आपको सूत्र को समझ के एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे। ये नहीं कि मैं एक एक बीमारी में बताऊं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कभी कभी आप देखते हैं, जैसा आपका स्वभाव में कुछ विशेषता है, पिताजी में भी एक ही कॉमन चीज है, दादाजी में भी एक ही कॉमन चीज है। तो आम आदमी कहता है ये तो अच्छी बात, ये दिखाता है कि हम उस पर वंश से आए। जैसे मैं भी कई बार जोश जोश में कह देता हूँ यार मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिस परिवार में कोई बीड़ी तक नहीं पीता है। मैंने ना अपने पिताजी को देखा, ना मैंने मैं अपने दादा को देखा। मेरे दादा कहते हैं हमने अपने परदादा को नहीं देखा, तो हम कहते हैं कि हमारे तो 7 पुश्तों में भी किसी ने ये काम नहीं किया। तो ये क्या चीज है? इसका मतलब गुण जो होते हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, और अवगुण भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर। अगर D12 चार्ट में अंगारक योग बन जाए तो फिर मत पूछना ये गुस्सा कहां से आ रहा है। हो सकता है कि मंगल आपका D1 चार्ट में ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां आपको लगे यार गुस्से वाला तो कोई योग ही नहीं बन रहा, पर D12 चार्ट में आ गया ना, तो समझ लेना आपके अंदर गुस्सा इनबिल्ड सॉफ्टवेयर की तरह है। ये किस दिन आएगा कुछ नहीं पता, और वो गुस्सा बड़ा भयंकर हो, जो डैमेजिंग। D12 चार्ट से जो चीजें आती हैं वो डैमेजिंग हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो बड़ी डैमेजिंग हो सकती है। इसलिए D12 चार्ट का मैं आपसे स्पेशल कहूंगा, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप ये जो वंश परंपरा चल रही है, जो नेगेटिविटी D12 चार्ट से चल रही है, अगर उसकी रेमेडीज करके इस साइकिल को स्टॉप नहीं करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी इसका भुगतान करती चली जाएंगी। हमारे अध्यात्म में कहा जाता है अगर खानदान में एक व्यक्ति भी भक्त प्रहलाद जैसा हो जाए, यानी कि एक व्यक्ति भी भक्त हो जाए, एक व्यक्ति भी भक्ति कर ले, तो उसकी आने वाली 7 पुश्तें तर जाती हैं। यानी उसकी आने वाली पुश्तें अगर भक्ति नहीं भी करेंगी तो भी उस भक्ति का पुण्य अगले 7 जनरेशन तक जाएगा। इसी प्रकार से D12 चार्ट में सबसे पहले स्टेप पे आपको ये पकड़ना है कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत है, और उनको फाइंड आउट करो। जो कमजोर हैं बस वही आपकी दुखती रग है, वही ग्रह आपको
बार बार परेशान कर रहे। अच्छा, एक और कमाल की बात बताऊं। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में जब भी बीवी आती है झगड़ा करती हुई आती है। हम चार भाई हैं जी, चारों भाइयों के बीवियां, सबका जो है ना बीवियां बहुत गुस्सा करती। हमारी चाची आई वो भी गुस्से वाली, हमारी ताई आई वो भी गुस्से वाली, हमारे परिवार में तो सारे गुस्से वाले। वाइस वर्सा भी होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तीन बहनें हैं, तीनों की शादी हुई, तीनों दुखी हैं। हमारी माँ भी दुखी थी, हमारा वो भी दुखी था। कभी तो मेल, कभी फीमेल, दुखी होने की पूरी सीरीज है। उनका आंसर हमें D1 चार्ट और D9 चार्ट में नहीं मिलता है। उसका राइट आंसर आपको D12 चार्ट में मिलेगा। पॉइंट समझे? अब गोत्र आप समझ गए, लीनिएज आप समझ गए, कास्ट आप समझ गए। अब सेकंड सूत्र क्या बनाएंगे आप? आपने ये देखना है कि कौन सा ग्रह वीक है और कौन सा ग्रह मजबूत है। जो भी ग्रह पावरफुल है, समझ लेना वो ग्रह आपको भी फायदा देगा। ग्रह बेशक D12 चार्ट में पावरफुल है, पर फायदा आपको मिलेगा। अगर वीक, D12 चार्ट में वीक है, तो नुकसान आपको होगा। जैसे अगर शुक्र D12 चार्ट में कमजोर आ गया, किसी की भी कुंडली में, आप सबके में देख लो, जिसका भी शुक्र D12 चार्ट में खराब है, उसकी मैरिज लाइफ में गड़बड़ी है, उसको शुक्र से संबंधित बीमारियां हैं, उसको परेशानियां हैं। दूसरा एग्जाम्पल चंद्रमा का। अगर D12 चार्ट में चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है, नीच राशि में है, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, मेंटल टेंशन उसको आएगी ही आएगी। वो मन से खुश रह ही नहीं पाएगा। बार बार चाहे तमाम उसके पास सुख साधन क्यों ना हो, फिर भी उसको मानसिक कष्ट, मानसिक रोग, और ऐसा होगा। ये भी आप पता लगा सकते हैं कि जो ग्रह सबसे वीक और सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा, कि यही वो ग्रह है जिसने हमारे पूरे खानदान को खराब किया हुआ है। समझिए ना, पूरे खानदान को गड़बड़ी करने वाला एक ग्रह। अर्थात D12 चार्ट में जो भी ग्रह गड़बड़ाएंगे, वही आपके तबाह, आपके खानदान को खराब करने वाले ग्रह कहलाए। अब आप कहेंगे जी इससे हमें पता तो चलो चल गया, अब इसका क्या करें? इनकी रेमेडी करनी है। मंत्र द्वारा, जप द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ हवन के द्वारा, दान के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, उपवास के द्वारा, बहुत तरह तरह की विधियां हैं। D12 चार्ट की रेमेडीज को लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है। 5 साल, 7 साल, 10 साल तक रेमेडी करो। आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर के जाएंगे, ये समझ लो। अब सबसे स्टेप पे क्या करोगे? सभी लोग D12 चार्ट के छठे भाव में, 8वें में और 12वें में बैठे हुए ग्रह को छाट, उसकी रेमेडीज किए बगैर मत छोड़ना। चाहे लक्षण मिले ना मिले, चक्कर में मत पड़ना। बीमारी करेंगे तो वही करेंगे, परेशानी करेंगे तो वही करेंगे। दो और कौन कौन करेंगे? जो ग्रह नीच राशि में बैठ जाए, वो भी आपको परेशान करने वाले हैं। सबने कर लिया?
हाँ, इसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ये आज का होमवर्क है भी है कि ये देखो 6, 8, 12 में किसका क्या फंसा। बड़े शांत चित्त से सोचना कि वो ग्रह हमारे माँ बाप की लाइफ में क्या कर रहा। क्या सोचना है? हमारे माँ बाप की लाइफ में क्या कर रहा था, आपके दादा दादी की लाइफ में क्या कर रहा है, इन सब चीजों पे विचार करना। क्या प्रॉब्लम पैदा की, क्या फायदा किया, पूरा विचार करना। हाँ, अगर इस कुंडली में D12 चार्ट में कोई राजयोग बन जाए, कोई लक्ष्मी योग बन जाए, तो समझ लेना अच्छा परिवार है, मजबूत परिवार है आप। D12 चार्ट राशि स्वामी नहीं लेना गीतांजलि जी, 6, 8, 12 में बस देखना, जिसके 6, 8, 12 में कोई नहीं बैठा वो मोज लो, बढ़िया अच्छी बात है ना, उनका लॉर्ड नहीं लेना। D12 चार्ट आपको ये भी बताता है कि आपके पूर्वज जो थे उन्होंने धर्म के लिए क्या किया, धर्म का आचरण किया कि नहीं किया, उनके धार्मिक संस्कार कैसे थे, क्या वो मंत्र जप करते थे, क्या मंदिर जाते थे, दान पुण्य में यकीन रखते थे, या ऐसे कुछ भी नहीं करते थे, या इसका विपरीत है, चोरी करते थे, डकैतियां डालते थे, क्या करते थे। अर्थात आपका DNA स्पिरिचुअल है या नहीं है, इसका भी हमें D12 चार्ट से बड़ा अच्छा पता चलता है। तो देखने की टेक्निक क्या है? सिर्फ पूरी कुंडली में देखो, जुपिटर और सन, बृहस्पति और सूरज D12 चार्ट में कैसे। अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपके पूर्वज भी ऐसे थे जो विद्वानों की सेवा करते थे, जो साधु संतों का सम्मान करते थे, जो गुरुओं का आदर करते थे। अगर सूर्य भी अच्छा है, धर्म की रक्षा के लिए हर कार्य करते थे, दान पुण्य करना, मंदिरों का निर्माण करवाना, या जो भी सामाजिक कार्य होते हैं वो सब करवाने के लिए सूर्य बड़ा जिम्मेवार ग्रह है। D10 चार्ट में अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो पूर्वजों ने बड़े बड़े काम करवाए हैं, ये समझ लेना। लिखो मत गीतांजलि जी, है ना, क्योंकि मेरा ध्यान फिर उधर बार बार जाएगा, मैं एकदम फ्लो टूट जाएगा। पूर्वजों की आदतें, पूर्वजों का स्वभाव, ये सब चीज D12 चार्ट हमें बताता है। और D12 चार्ट से क्या बताता है? इसका जो लगन है, इसका जो फर्स्ट हाउस है, वो बताता है हमारा अपनी फैमिली से कनेक्शन कैसा रहेगा, हमारा हमारे पूर्वजों से कैसा कनेक्शन है, हमारा हमारे माँ बाप से कैसा कनेक्शन है। अब D10 चार्ट तो फेमस ही माँ बाप को देखने के लिए, इसीलिए इस चार्ट का कारक दो ग्रह हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है और चंद्रमा अच्छा है तो यू आर ब्लेस्ड, दोनों का सुख अच्छा मिलेगा आपको, माँ का भी और बाप का भी। एक इंपॉर्टेंट सूत्र, अगर D1 चार्ट का को D1, अब मैं D1 से कनेक्शन कर रहा हूं, आपका मेन चार्ट लगन कुंडली, जो भी ग्रह D12 के छठे भाव, 8वें और 12वें में बैठे, ये देखो वो D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है। मान लो किसी का मेष लगन की कुंडली है और लगन में ही मंगल बैठा है, पर D12 चार्ट में वह चार्ट जाकर के D12 चार्ट में वह मंगल
कुंडली के 8वें भाव में चला गया, मकान से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगी। ये है इस चार्ट की खासियत। अब D1 चार्ट क्या दिखा रहा है कि साहब मंगल तो आपका बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए आप। पर D12 चार्ट के अंदर बैठा हुआ मंगल ये बताता है प्रॉपर्टी को लेकर के आपका एटीट्यूड क्या है। क्योंकि एटीट्यूड तो आपको आपके पूर्वजों से आएगा, आपके डीएनए में आएगा। अगर आप पैदा ही ऐसे घर में हुए हैं जहां हर 2 साल में नई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, घर में डिस्कशन का विषय ये हो रहा है कि यहाँ पे प्लॉट लेंगे, यहाँ पे प्लॉट लें, दिल्ली में प्लॉट लें कि बॉम्बे में प्लॉट लें, तो आप जब तक बड़े होंगे आप भी कहेंगे जब तक 20-25 प्रॉपर्टी ना खरीद लूं तो मेरा तो खाना ही हजम नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है आप ऐसे परिवार में आते हैं जहाँ कहते हैं बेटा बस एक छोटा सा मकान बन जाए, अगर छोटा सा मकान बन जाए तो बहुत बढ़िया है। तो पिताजी अपने 3 बेडरूम का जो है अपना एक मकान बना लेते हैं, तो बेटा 3 की जगह अगला 2 का ही तैयारी करेगा। वो कहेगा पापा के तो फिर भी 3 बच्चे थे, हमारे तो 2 ही हैं, तो 2 BHK ही ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड आता है ये भी D12 चार्ट से आता है। इसलिए वहां पर बैठा हुआ मंगल आपके अंदर की बहुत सारी कहानी को बताता है। इसलिए कई बार आप देखते होंगे D1 चार्ट में मंगल कमजोर है पर प्रॉपर्टीज बहुत है उसके पास। आप हैरान हो जाते हो यार ये कैसे हो गया, प्रॉपर्टीज तो बहुत है इस आदमी के पास और मंगल भी कमजोर है इस आदमी का, इसको रेंटल इनकम भी आ रही है, इनको ये भी हो रहा है, इनको वो भी हो रहा है। D12 चार्ट ये भी तो बताएगा आपको आपके पूर्वजों से क्या गुण स्वभाव मिला है, साथ में पैतृक संपत्ति के रूप में आपको कितना मिला है। हर हाउस के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊं। पहले यही समझ लूं कि जो मैंने ये चीजें बताई हैं ये कितनी समझ में आई कि नहीं आई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी लगता है। कुछ लोगों ने हाथ खड़े, हाँ श्रीवास्तव साहब। गुरु गुरु जी, हाँ जी। 12th house in D12, if it is Rahu or Ketu, because you are told about all the seven planet, but not Rahu Ketu. राहु केतु किसी लीनियज को शो नहीं करता है, किसी भी लीनियज को वो शो नहीं करता है, सिर्फ उसका राशि लॉर्ड देखना है। D12 चार्ट का Okay. 12th हाउस में जो भी राशि फॉल कर रही है उसका लॉर्ड देखिए आप। क्योंकि राहु केतु कोई भी लीनियज को शो नहीं करता है, क्योंकि वो छाया ग्रह है, छाया होने से वो नहीं बनाता है। ठीक है। Thanks, Guru जी। हाँ मंजू जी आप बताइए। आप लोग देखिए जो छठा 8वें 12वें में कौन सा आ रहा है, कोई डाउट है आपको? जो जितने सूत्र बताएं सिर्फ उसी पे हम बात करेंगे। हाँ मंजू जी। म्यूट है, म्यूट पर है, आप म्यूट पर है। आवाज नहीं आ रही, आज आपका कनेक्शन गड़बड़ है। हाँ जगदीश मेहता जी। हाँ हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम आपने प्रणाम। बताया कि आप जो वारसागत मिलकर कैसे देखते हैं। क्या कह रहे हैं? अभी हेरिडिट इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी आती है अच्छा, तो वो कैसे। वो मैं भाव से भी और बताऊंगा एक एक करके जगदीश जी, हाँ, ये इतना आसान नहीं होता डिटेल। जितना मैं ओके। आसान करके बता रहा हूँ ना, जितनी बड़े प्यार से कहानी, इतना आसान नहीं है। एक साथ मत पूछिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप ढूंढोगे तो। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष जो है बहुत आसान है। अक्सर जो लोग कह देते हैं ना देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है, मैं नहीं, तो आप अक्सर कह आसान बना देता देते हैं। मैं तो अक्सर कह देता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। आप बताओ देखना क्या है, मुझे तो जब दिखना शुरू करेगा, है ना, नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता। अब क्या आपकी दिखाई देगा, कितने चार्ट को आदमी कितने समय तक देख सकता है, नहीं देख सकता। सबसे पहले आपकी बात पे आता हूँ जगदीश जी, पैतृक संपत्ति कितनी प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, ये D12 चार्ट का अष्टम भाव और साथ में मंगल ग्रह आपको बताएंगे।
अभी 8वां भाव मैंने करवाया नहीं है, उसके सूत्र भी बताऊंगा तो अपने आप आ जाए। और बताइए। और 8वें भाव में अगर 6 में क्या बुध है, 8th में केतु है, 12th में गुरु है, हाँ। सेकंड में राहु और शनि है। हम्म। तो क्या नहीं, जो कि फलादेश नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ फलादेश ये नहीं, बता केतु आने से पाप जो बुध और शुभ ग्रह है। समझिए, राहु जो होता है D12 चार्ट में, वो है प्रॉब्लम क्रिएटर। ओके। राहु जिस हाउस में भी बैठेगा वो है प्रॉब्लम क्रिएटर। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह को भी प्रॉब्लम में डाल देगा। फिर से बता रहा हूं, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को प्रॉब्लम में डालेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह को भी प्रॉब्लम में शामिल कर लेगा। ठीक है। केतु है आपके ट्रेडिशनल संस्कार, कि खानदान के संस्कारों को संभाल करके रखा गया कि नहीं रखा गया पूर्वजों ने। अब इसका तात्पर्य मैं समझा दूं थोड़ा डिटेल में। जैसे हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड लव मैरिज की परंपरा है, बट किसी समय लव मैरिज को बहुत बहुत क्रिटिसाइज किया जाता। हर व्यक्ति कहता था हमें सिर्फ अपनी कास्ट का ही बच्चा अपने घर में लाना है और अपनी बेटी भी अपनी ही कास्ट में देनी। परंतु कालांतर में क्या हुआ कि जब कभी ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता माँ बाप तो क्या के हुआ, वो परंपरा नहीं खानदान बची। में कभी कभी कुछ पूर्वज भी हमारी परंपराएं स्थापित करते हैं, खानदानी बीमारी स्पिरिचुअल आपके पास होगी। खानदान। कभी कभी हमारा ये परंपराएं जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पाती, तो क्या है, ये केतु का असर को दिखाता है। केतु अगर छठे में चला जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तो समझ जाना मामला गड़बड़ है। ठीक है। हाँ, लीना जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। इसमें D12 चार्ट में जो दृष्टियां होती हैं, अगर उससे अंगारक योग बने तो वो सेम फलित होता है कि ये पहली दृष्टियां बात तो भी मतलब। मैडम जी, ना दृष्टियों से D1 में अंगारक योग बनता है, ना D12 में बनता है। हाँ मतलब साथ बैठा होना चाहिए। दूसरा चीज, जैसे अब वीनस हम 12th हाउस में अच्छा मानते हैं। हाँ। अगर किसी चार्ट में वीनस 12th हाउस में बैठ गया और जुपिटर बैठ गया तो ब्राह्मण तो उसका गोत्र हो गया, बट ये हाँ। दोनों प्लैनेट्स प्रॉब्लमैटिक भी तो हो गए। नहीं, शुक्र मौज में हो गया। अच्छा, ठीक है शुक्र सर। मौज में हो गया। और सर जैसे मान लीजिए लग्नेश ही D12 का लग्नेश ही जुपिटर हो, वो 12 में बैठ गया तो जुपिटर खराब हो गया। वो गड़बड़ हो गया। जी। लग्नेश के लिए गड़बड़ है, दो चीजों को मिक्स मत करो। एक है जी। गुरु का 12वें में बैठ जाना, एक है जी। लग्नेश का 12वें में बैठ जाना, इनमें दोनों में अंतर है। जब जी। आप उसको लगन का लॉर्ड के रूप में देखेंगे आप, तो जी। आप कहेंगे ये चीज ठीक नहीं। हाँ। लगन का लॉर्ड कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में चला जाए, एक तो ये आपके और आपके पूर्वजों की बॉन्डिंग के लिए अच्छा नहीं। जी। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारा जो चाइल्डहुड है रहा है, उसमें कई हम्म। तरह की हमें परेशानियां रही हैं और यंग एज में हमारी फाइट रही है अपने हम्म। पेरेंट्स से, है ना। हम्म। कि जैसे लड़का कहता है कि तुमने शादी करा दी, गलत बहू ले आए मेरे घर में, और वो जी। लड़ रहा है, दे दनादन लड़ाई लड़ रहा है, और उसको माँ बाप इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसको लगता है मेरी मैरिज इन्होंने ही खराब करी है, तो जी। रिलेशन खराब हो गए खाम खाई। तो इस तरह जी। के झंझट ही नहीं, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, बहुत सी तरह की बातें हो जाती हैं। क्योंकि जी। लगन का लॉर्ड जो होता है वो कनेक्शन टू यूर पेरेंट्स एंड यूर फैमिलीज, और आप जी। दोनों की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। साथ में जी। ये भी दिखाता है क्या हम अपने पूर्वजों के कर्म को लाइक करते हैं। ध्यान से समझना। जी। अगर हम कभी कभी लगता है यार ये हमारे है ना बड़े बुजुर्ग सच में पता नहीं ऐसे ही थे, डफर थे,
इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई दिमाग का काम नहीं किया, है ना। अगर इन्होंने काश ये लिया होता तो अच्छा। जैसे मेरे खुद के चाचा जो है अक्सर कहते, यार ये हमारे दादा ने ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी होती, उस समय इतनी कौड़ियों के दाम मिल रही थी, पर साहब हमारे वालों को तो परवाह ही नहीं थी कभी, हमारे पूर्वजों को। तो वो उनको एक प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर वो ले लेते तो आज हमारे काम आती, होता है ना। जी जी तो कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पूर्वजों ने वो काम नहीं किए जो हमारे फायदे के होते, जिसको लेके हम एंजॉय कर सकते। अगर ये जी लगन का लॉ पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, ट्राइंस में बैठ जाए, या किसी तरह के अच्छे कॉम्बिनेशन में बन जाए, तो एक तो ये जी दिखाता है कि आपका आपकी फैमिली से बॉन्डिंग अच्छी है, प्लस प्लस जी आपको आपके पूर्वजों का बड़ा सपोर्ट मिला है, हो गया। आपके माँ बाप का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिला है। ये उस बात को जी भी दिखाता है। जैसे कई बार होता है ना, साहब ये फैक्ट्री तो हमारे दादा ने बनाई, या ये जी दुकान तो हमारी आजादी से भी पहले की है। चांदनी जी चौक में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, पुरानी दिल्ली में मिल जाएंगे, जो कहेंगे ये दुकान हमारे परदादा ने खोली थी, दादा ने खोली थी, और वो आज भी बड़ी नामी गिरामी दुकानें। जी ये वो लोग हैं जिनको पूर्वजों से वो नाम नाम भी मिला, मीन्स रेस्पेक्ट मिल रही है, नेम फेम हम्म, मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब चीज उनको बुजुर्गों से आ रही है, खुद के द्वारा स्थापित नहीं की हुई। अब जैसे हल्दीराम हो गया, और हो गए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के नाम आप इंडिया में ले सकते हो, जो एमडीएच वाला, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब ये जो अपने बच्चों को सौंप के जाएंगे, तो इनके जी बच्चों की कुंडली में D12 चार्ट में राजयोग, लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे ऐसे योग मिलेंगे। और जिनकी कुंडलियों में बेचारे ऐसे योग नहीं होते, यानी बेचारे माँ बाप दादा दादी सब सिंपल है, वो बेचारे हमने हम्म, गुजारा करके गए इस धरती लोक पर, उन्होंने कोई ढंग का मीन हमारे हिसाब से ढंग का नहीं किया, बाकी अपने हिसाब से तो उन्होंने जिंदगी अच्छी जी है, जैसे भी जी। बहुत जी पॉइंट सब। दूसरा, जब भी लगना लॉर्ड पीड़ित हो जाता है, ये हम्म, हमारे खानदान के स्टेटस को भी शो करता हम्म, है। क्या हमारा खानदान इतना स्ट्रांग था कि पूरे शहर में उसका नाम था, या बड़े जैसे हम्म, कई बार कहते हैं ना, हमारे पास लोग आते, मेरे दादाजी फलाने सन में MP थे, जी हमारे दादा, अभी हमारे पास यूपी से कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे जी हमारे जो है दादा जो है कैबिनेट मंत्री होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम्म, ये जो लीनिएज है, जो ये वंश परंपरा है, ये कितनी हेल्दी है, कितनी वेल्दी है, ये बात D12 चार्ट हमें बता रहा है, समझे। जी। और सर जैसे मून अगर बैठा तो टाइम्स में है, बट बैठा वही पापी ग्रहों के साथ है, तो वो फिर उसका पीड़ित हो गया गड़बड़ा वो गया, फिर। बस पीड़ित जी हो गया, पीड़ित हो गया, फंस गया। इसका जी मतलब स्ट्रेस केवल हम नहीं लेके हम्म, आ रहे, ये तो पूर्वजों से आ रहा है। समझ गए। चंद्रमा अगर पाप ग्रह से बैठा है, इसका मतलब हम्म, हम केवल दुखी नहीं थे, हमारी माँ भी दुखी थी, जी हमारी नानी भी दुखी थी, उसको भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी और हमें भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम। ये बड़ी कमाल की बात है। कभी कभी चंद्रमा D1 चार्ट में खराब नहीं होता, पर बंदा हाँ स्ट्रेस ले रहा होता है। वो D12 चार्ट से देख लो स्ट्रेस आ कहां से रहा है। इसीलिए मैंने लिखवाया है, जो कहीं किसी रूट्स ना समझ में आए, प्रॉब्लम के रूट्स ना समझ में आए, चेक यूर D12 चार्ट, वो बता दे। ठीक है सर, थैंक यू। पवन बंसल जी। गुरुजी, ये जो आपने बताया कि नीच ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए D12 में, तो हम्म, यदि इसमें नीच भंग वगैरह देखेंगे या नहीं? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे पवन जी। फिर भी नीच का होना और नीच भंग होना, इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लो। ग्रह अगर नीच का हो गया तो लिविंग रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा नहीं।
नीच भंग हो गया, इसका मतलब वो प्रॉब्लम दे करके आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। जैसे चंद्रमा किसी का नीच का हो गया, यानी जीवन में बार बार वो डिप्रेशन में डालेगा। पर नीच भंग भी साथ में हो गया। अब नीच भंग हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिप्रेशन नहीं आएगा लाइफ में। डिप्रेशन बार बार आएगा, पर बार बार ही अपने आप निकल जाएगा। नीच भंग होने का मतलब है उस ग्रह को ऐसी ताकत प्राप्त हो गई जो उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। यानी सेम ग्रह प्रॉब्लम में भी डालेगा, और सेम ग्रह ऐसी पावर भी गेन करेगा जो उसको बाहर निकाल ले जाएगा। समझ में आई बात? ये सिंपल है। जी गुरु जी। गुरु जी, गुरुजी अब 12वें घर में 12वें घर में क्या? यदि 2 ग्रह होंगे तो गोत्र के लिए किसको देखेंगे फिर? जो सबसे मजबूत हो, अच्छा, ठीक दोनों में से उसी की चलेगी। हाँ किरण जी। ठीक है। मेरा ये कहना है कि जैसे D12 में 12वें घर में धनु राशि है, ग्रह जी कोई नहीं बैठा हुआ, लेकिन कोई बात। उसका जो लग्नापति है वो लगन में बैठा हुआ है, गुरु और केतु के साथ में। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप क्या देख रहे हो 12वें से? 12वें से सर ये देख रही हूँ कि कहाँ से, मतलब आपका गोत्र और आपका जो धर्म है वो कहाँ से कैसे आया है। मीन्स यू आर ब्राह्मण। सिंपल। ब्राह्मण। अच्छा। और क्योंकि केतु, धनु केतु के। धनु केतु को भूल जाओ। केतु अच्छा तो ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? केतु चलो। अलग चीज है। पहले आप समझो, जब आप जो चीज ढूंढ रहे हो उसको पकड़ो। आप ठीक है। गोत्र ढूंढ रहे हो, तो 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो 12वें का लॉर्ड देखो, और वो गुरु बराबर। है। चाहे वो कहीं बैठा हो, ये भी मैं बता दूं, कहीं भी बैठा हो तो वो दिखाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? कि वो नॉलेज सीकर है। बिना नॉलेज के वो सरवाइव नहीं करेगा। उसको हम्म। स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए, उसको वेदांग की नॉलेज चाहिए। वो उसकी अंदर अंदर की आवाज है। इसका मतलब ये भी है कि उसके परिवार में, उसके खानदान में भी कोई ना कोई हमेशा ऐसा रहा है जिसका रुझान ज्योतिष में, तीर्थ यात्रा में, दान पुण्य में, पाठ पूजा में थोड़ा बहुत, या और नहीं तो थोड़ा वो अच्छे हृदय का आदमी है, दूसरों का सही भला करने वाला। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, कह रहे किसी हाँ का जी। बुरा मत करो, कोई बुरा काम ना करो। कई लोग होते हैं, सलाह देते हैं और बेचारे नेक होते हैं। तो इसका मतलब हम्म। हमारे परिवार में भी कोई नेक दिल रहा है। स्पिरिचुअल मीन्स नेक दिल, अच्छा व्यक्ति, अच्छी सोच का व्यक्ति, ये होता है। ठीक। ठीक है सर। गुरुजी अब आवाज आ रही है? आ रही है मंजू जी, बताओ। हाँ गुरुजी, मैं ये कहती है, आप 6 8 12 का कह रहे थे, तो मेरे D1 के चार्ट में अष्टम हाउस में बुध बैठा है स्वराशि का गुरु के साथ, और इस D12 में बुध बैठा है 6 नंबर अपनी उच्च राशि में। अब मैंने कहा है कि D12 में देखो, 6 8 12 में कौन बैठा है? आपने कहा बुध बैठा है हाँ जी। छठे भाव में, यही कह रहा है। छठी राशि में, मतलब अपनी उच्च राशि में, अष्टम हाउस में। हाँ, ठीक है। हाँ अब जी। इसको देखो, ये D1 में बुध क्या है, मतलब कौन से भाव का मालिक है? अच्छा, भाव का मालिक कह रहे D1 के किस भाव का मालिक है? हो? बस वहां पे प्रॉब्लम करेगा। नहीं, स्वराशि का ही बैठा है उसमें, अष्टम जी हाउस। मैंने मान लिया उच्च का बैठा है। आप सौग्रही में बिठा रहे हो, मैं उच्च का बिठा रहा हूँ। नहीं, D1 में मैं कह रही हूँ कि अपना 3 नंबर की राशि में बैठा है। वो नहीं देखना D1 में कहाँ बैठा है, ये हाँ, देखना है कि कौन से भाव का मालिक है। D1 में किस भाव का मालिक? 3 और 6 राशि देखनी है ना। छोड़ो, आप बताओ D1 में कौन सा लगन? 8 नंबर का वृश्चिक राशि। हाँ, तो वृश्चिक लगन का जो है, तो ये अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी, हाँ जी। और 11वें भाव का मालिक है, मैं हाँ ये जी। बोल। हाँ, ठीक। तो 8वें भाव और 11वें भाव से रिलेटेड तकलीफ रहेगी, मैं ये बता रहा हूँ। संजीव शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, प्रणाम। गुरु जी, मैं ये पूछना था, यदि हम जैसे 12वें भाव से हमें गोत्र पता चलता है,
और अभी आपने कहा जैसे जो भी ग्रह छठे, आठवें, 12वें में आएंगे, यदि हमें उनकी मतलब वो कष्टदायक भी होंगे, तो जब हम अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है, चाहे गुरु हो या शुक्र हो, तो हमें उस केस में उसकी रेमेडी मतलब क्यों करनी है? मतलब अगर हमें 12वें से गोत्री पता चल रहा है कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, तो मैं बस इतना सा पूछना चाह रहा था। देखो, दोनों बातें अलग अलग है। हमें किस समय में क्या चीज देखनी है वो उस बात पे डिपेंड करे। अगर गुरु 12वें में बैठा है और 12वें में बैठा गुरु हमें ये बता रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर गुरु 12वें में चला गया तो क्या नुकसान हुआ? गुरु किसके लिए बताया था हमने? हमने बताया ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। इसका मतलब उसमें वो गड़बड़ी करेगा। इसका मतलब उसको कई चीजों में गड़बड़ियां होंगी, उसको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। अब पढ़ाई में दिक्कत खुद को भी आएगी, उसके पूर्वजों को भी आएगी। जैसे कई बार लोग नहीं कहते, अरे तू तो खानदान में बहुत अच्छा आदमी है यार, तू ग्रेजुएशन तो कर गया, हमारे खानदान में 12वीं पास किसी ने नहीं करी। इसका मतलब उसके D12 चार्ट में गुरु गड़बड़ है कि उसको कहीं पर भी बड़ों ने कहीं कोई बहुत बढ़िया एजुकेशन भी गेन नहीं की। कई बार उल्टा हो जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कोई बच्चा उनमें निकम्मा निकल जाता है। तो वो डिपेंड्स ऑन दिस। D12 चार्ट आपके पूर्वजों की वेल्थ को, एजुकेशन को, गुण को, स्वभाव को, प्रकृति को, ईच एंड एवरीथिंग बताता है। उपाय किस लिए करना है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उपाय करना है। अगर किसी के पुत्र संतान है और पुत्र संतान कहा नहीं मान रही है, तो D12 चार्ट में बैठा है गुरु 12वें में, बाबूजी नहीं मानेगी, क्योंकि आपके खानदान में रीत चली आई है कि किसी ने अपने बाप की नहीं मानी। पॉइंट समझ रहे हो? कि किसी ने बाप की नहीं मानी अपने। हमारे बेटे की हमसे लड़ाई, हमारी अपने बाप से लड़ाई, हमारे बाप की अपने बाप से लड़ाई, किसी ने किसी का कहना ही नहीं माना। दैट्स इट। ये चीज बहुत बारीक बारीक सूत्र है इसके, और बहुत सारे इसके प्रयोग हो सकते गुरुजी। हैं। हाँ जितेंद्र जी। सर सर ये जो बोलिए। आपने बताया कि सन, मार्स, मून क्षत्रिय टाइप के काम करते हैं, तो यदि कोई भी प्लैनेट जो वर्क को बता रहा है उसके अलावा यदि काम कर रहा है कोई, तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ना या ना, उसका मन वही करेगा कि मैं उसी काम नहीं को नहीं नहीं नहीं, उसके मन में भटकाव रहेगा हमेशा। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल का हो गया इसके अनुसार, पर वो क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। समझिए बात को, अकॉर्डिंग जी टू कर्मा थ्योरी वो पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। पर जब जब उसके शहर के अंदर कोई साधु आएगा, संत आएगा, वो उसका प्रवचन सुनेगा, उनकी व्यवस्था अच्छी कराएगा, थाने में जब भी कहेगा भाई मंदिर में ड्यूटी की मेला लगेगा, ड्यूटी कौन लगवाएगा? वो कहेगा जी मैं लगवाऊंगा, मैं यात्रियों की सेवा करूंगा। वो कभी, और हमेशा वो बुजुर्गों का, विद्वानों का सम्मान करेगा, और हमेशा दिल इच्छा रहेगी यार एक दिन गीता तो मैं भी ढंग से सुन लूं, मैं भी बैठ के गीता को समझूं, मैं भी ये ज्ञान की चीज समझूं। यानी उसका मन उस तरफ इंक्लाइंड है। कहां पर? जो काम ब्राह्मण का है उसकी तरफ उसकी प्रवृत्ति रहेगी। समझे जितेंद्र जी? अगर वो ब्राह्मण कुल में है पर कर्म कर रहा है क्षत्रिय का, तो उसका ध्यान रहेगा उस तरफ। और यदि उसी में रहा तो सर, है जी? उसी में जैसे ब्राह्मण में ही का ही काम कर रहा है तो फिर तो गुण, हाँ अच्छा है। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। अगर मान लो ब्राह्मण कुल का है और ब्राह्मण कुल में ही और काम उसी कर का रहा है, काम करना। हाँ नहीं, फिर तो जी ठीक ही जी हो गया ना जितेंद्र जी, फिर तो ठीक ही हो गया। जी फिर सर। तो लीनियस से अलग है ही नहीं ना। जी सर, चंद्रमा छठे हाउस में क्या बताता है सर? D12 चंद्रमा में? छठे भाव में जो होता है अच्छा नहीं होता, ये मानसिक चिंताएं दिखाता नहीं, पैराग्लिनियस से क्या बताता है? माता को भी कष्ट दिखाता है, और मानसिक कष्ट परिवार से आ रहा है। ओके, हाँ थैंक यू वरुशाली जी। सर।
जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में चंद्रमा अगर होगा तो वो कैसा रहेगा, और नव पंचम योग वगैरह जैसे है हम वो देखते हैं क्या उसमें D12 सारे में? सारे सूत्र लगते हैं इसमें। कल मैं अच्छा, आपको भाव ओके। कराऊंगा तो और भी क्लियर होगा हाँ कि 11वें भाव जी से हमें क्या मिलता है ना। हाँ, जी। अभिलाषा और जी। गुरुजी अगर 8वें भाव में जो गुरु है वो D1 में 12th भाव का स्वामी है, हाँ, तो और उसकी फिर महादशा वगैरह होगी तो वो उसी टाइम पीरियड में ही तकलीफ देगा या किसी और टाइम पीरियड में दशा भी देगा? दशा में तो देगा ही देगा, और समय में भी देगा। अच्छा। जैसे 12वां भाव जो है, अगर कोई यंग बच्चा है तो उसके फिजिकल रिलेशनशिप का समझो आप, तो फिजिकल रिलेशनशिप में दिक्कतें रहेंगी उनको, यानी कि उनके अगर मैरिज लाइफ में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, खर्चे बहुत ज्यादा अनवांटेड खर्चे रहेंगे, कई चीजें हो सकती है अष्टम से रिलेटेड, 12वें से रिलेटेड। हाँ अभिलाषा जी। सर, हाँ सर, अगर सर जैसे क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है जुपिटर शुक्र का 10-12 का, सो डू हाँ वी जी। काउंट दैट एंड इज डिग्रीज आल्सो इम्पोर्टेंट हियर? नो नो, ओनली एक्सचेंज। डिग्री कैसे देखोगे? डिग्री से तो बना ही है वो D12। तो डिग्रीज का कोई वैल्यू? सर क्षेत्र परिवर्तन का वैल्यू है पूरा 10-12 पूरा का पूरा एक्सचेंज? पूरा 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 10th हाउस आपके पूर्वजों के कर्म को दिखाते हैं, हाँ। आपका 12th हाउस आपकी लीनिएज को दिखाता है। उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है आपस में। एक्सचेंज अच्छे होते हैं, पर ये वाला एक्सचेंज अच्छा नहीं हुआ। 12वें का दसम में एक्सचेंज अच्छा नहीं माना जाता। सर मतलब क्या? अदरवाइज अदरवाइज ये एक्सचेंज जो भी होता है वो राजयोग के इक्वल होता है। हाँ जोगिंदर जी। सर जी, मेरा 8th हाउस में चंद्रमा और शुक्र है और 12th हाउस में मंगल है जी, जी। इसका उपाय करना याद रखना योगिंदर जी। अब अगले जी कल क्लास करेंगे ना अपन, तो फिर जी। उपायों पे भी चर्चा करेंगे। आज तो थोड़ा सूत्र बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपका होमवर्क यही है, जो आपके 6, 8, 12 में बैठे हैं या जी नीच राशि में बैठे हैं, देखिए कि क्या वो हमारे परिवार में, खानदान में कहीं दिक्कत करते हैं नहीं करते, चेक कीजिएगा। हाँ उर्मिला जी। नमस्कार सर जी। मेरा था क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो मेरे ख्याल 2 तो आपने एक्सप्लेन कर दिए। फिर एक ही। एस्पेक्ट देखेंगे हम, एस्पेक्ट हाँ देखेंगे हम इसमें, बिल्कुल देखेंगे, दृष्टि देखेंगे। और एक्सचेंज का आपने बता दिया कि वो मैटर्स करेगा 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि जैसे इसके जैसे हाउसेस हैं, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरह, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? इस कल होल कल मतलब। बताएंगे उर्मिला जी, वही तो कह रहा हूँ, हाउस में कल बताऊंगा। अच्छा। आज तो मैंने देखने के सूत्र थोड़े थोड़े बताए हैं, अभी तो मारक स्थान भी बताऊंगा। है जब बच्चा पैदा होता है कि किसी के लिए खतरा तो नहीं, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए। देखते हो बच्चा, इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर नाना नानी चले गए या दादा दादी में से कोई एक चला गया, रिलेटिव कोई चला गया, ऐसा कब होता है, क्यों होता है, सारे सूत्र आएंगे। अभी तो तो मैंने सर जस्ट आपको बताया है कि D12 चार्ट से हम क्या देख सकते हैं, विजन क्या है इसका। सर एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि जुपिटर और सैटर्न जो हैं वो भी इनहेरिटेंस के कारक हैं, तो वो भी हम D12 से देखते हैं, क्योंकि मास का तो लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हो गई, फिक्स एसेट्स हो जाते हैं, तो मुझे इसमें मुझे क्या मुझे मतलब? मुझे पूर्वज क्या छोड़ के जाते हैं? हाँ, मेनली तो वो प्रॉपर मतलब सब चीजें हैं, तो लैंड ये तो मेन चीज है, प्रॉपर्टी वगैरह। और जुपिटर और सैटर्न का भी मैंने मतलब मुझे नहीं पता जुपिटर कि ये जुपिटर में क्या छोड़ के जाते हैं? रामायण छोड़ जाते हैं, गीता छोड़ धर्म। जाते हैं, जो हाँ, धर्म, वहां पर जो वहां पे संस्कार वो है। पढ़ रहे होते हैं। जी, संस्कार है, धर्म है। नहीं तो फिर तो हर ग्रह दिन छोड़ के जाएगा कुछ ना। राइट। हाँ, ऐसे उर्मिला जी, जो इंटरनेट पे जानकारी मिलती है ना, वो जी, कभी कभी ठीक नहीं मिलती है, कभी सही कभी। बात है।
हमेशा तो ठीक, अधिकतर ठीक मिल जाती है आजकल। हमारे टाइम में तो उतनी भी नहीं मिलती थी, और क्योंकि कोई लिखता भी नहीं था, पर कभी कभी वो गलत मिल जाती है, इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जो इनहेरिटेंस इंसान दो तीन चीजों को मान के जाता है, उसमें से सबसे मेन है प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड होता है एसेट्स, जिसमें आपके ऑर्नामेंट्स हैं, आपका गोल्ड है, आपकी ज्वेलरी है ना, आपका घर में रखे हुए सामान है, आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, वो एसेट्स में आता है। और प्रॉपर्टीज में आपके जो जमीन आती है, तो ये सब चीजें आती है। ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप होमवर्क जरूर कीजिएगा प्रणाम सर। आप लोगों से।